इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिंथेसिस चैप्टर की, जो क्लास 11th क्लास 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबके लिए होता है, लेकिन स्पेशली अगर कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो क्लास 11 12th के लिए सिंथेसिस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। नॉर्मली जो आपके बुक में दी है, सिलेबस में जितना लिमिटेड दिया है उतनी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई डाउट परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में मैं एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा कम बताऊंगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज के अलग से वीडियोस लाने वाला हूं, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज आपको एक एक दो एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको थोड़ी आसानी हो। एक्सरसाइज आपको अपने से करना है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज पूरा नहीं बताऊंगा। एक्सरसाइज जब आप ट्राई करोगे, जब नहीं आएगा फिर आप मुझसे पूछोगे, तब मैं उसके वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। लिखा है सिंथेसिस। सिंथेसिस इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस। यानी एनालिसिस मतलब क्या होता है, किसी को अलग अलग करके उसको समझना, जानना, ठीक है। तो सिंथेसिस उसका उल्टा है। दैट मीन्स कम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू अ वन सेंटेंस, ठीक है। यानी अलग अलग सेंटेंस को जब हम जैसे एनालिसिस करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, बोलते हैं भाई ये ऐसे था, हर चीज़ को हम तोड़ तोड़ के रखते हैं, फिर समझते हैं अच्छा इसमें ऐसे हुआ, इसमें ऐसे हुआ, इसमें ऐसे हुआ, तब जाके हम कंक्लूजन निकालते हैं इसका मतलब ये है। सिंथेसिस में थोड़ा उल्टा होता है। सिंथेसिस में यानी कि कई सारे सेंटेंस होंगे, कई सारे क्या, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, जितने भी हो सकते हैं। नॉर्मली दो, हम अभी दो पे ध्यान दे रहे हैं, दो या तीन पे। तो उसके कम्बिनेशन जब उसको हम मिला रहे हैं तो कैसा सेंटेंस बनेगा, जो वो सेंटेंस बनेगा, यानी तीन चार सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाने को हम सिंथेसिस कह सकते हैं। या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को, अलग अलग सेंटेंसेस को एक में मिलाकर एक सेंटेंस बनाने को हम बोलते हैं सिंथेसिस। ये सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ये, ठीक है। ये बहुत ही फेमस मार्टिन पीसी रेन और मार्टिन नाम के दो राइटर हैं, उन्होंने उनकी ये इस एक तरीके से डेफिनेशन है। कोई डेफिनेशन और भी हो सकती है सिंथेसिस की। बेसिकली आपको यही मतलब होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना सिंथेसिस कहलाता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाम से क्लियर है। साधारण वाक्य यानी वो सेंटेंस जो क्या हो, साधारण हो। संयुक्त, जो तीन चार चीज़ों के मिलकर बना हो। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको आगे प्रोसीड करके बताऊंगा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है। चलिए पहले देखते हैं हम। कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस, यानी कई सारे अलग अलग सेंटेंसेस को हम एक सिंगल सेंटेंस में बनाएंगे। किसे बनाएंगे? सिंगल सेंटेंस में, ठीक है। किसे बनाएंगे? सिंगल सेंटेंस में, वो भी सिंपल। साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। नाम में हिंदी में लिखा है, साफ साफ क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि कई सारे अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है, यानी एक निश्चित वर्ब होता है जो होता ही होता है। अतः जब एक से अधिक वाक्यों को, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो, जब एक से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो इस बात का प्रयास करना पड़ता है कि सभी साधारण वाक्यों को जोड़ देने पर भी एक फाइनाइट वर्ब से अधिक प्रयोग ना हो। यानी कि अगर आप तीन चार या कई सारे सेंटेंस को जोड़ रहे हो, लेकिन सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, एक मेन वर्ब होना चाहिए। सब मेन, देखो अलग अलग सेंटेंस होंगे तो हो सकता है अलग अलग वर्ब हों। तीन सेंटेंस गेस करो, तीन वर्ब हैं, तो हमें उन तीन वर्ब को नहीं पकड़ना, हमें एक मेन वर्ब बनाना है उन तीनों में से किसी एक को, और बाकी को हमें उसको हेल्पिंग वर्ब बनाना है। हेल्पिंग वर्ब मतलब कहने मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि एक मुख्य क्रिया को छोड़कर अन्य वाक्यों को, वर्ब को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना पड़ता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग आपने पढ़ा ही होगा, उसमें पार्टिसिपल भी अलग से हम कह सकते हैं आता है, मेन नहीं है लेकिन अलग से हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। आर्ट तो मेन है, उसके बाद एक होता है आर्टिकल, एक होता है पार्टिसिपल। उसको ये नहीं कह सकते कि ये मतलब कि क्या कहते हैं, ये आठों में आता है, ठीक है। मेन तो आठ ही है, लेकिन उसको हम सब बोल सकते हैं। सब मतलब उसका उप मान सकते हैं, हम बोलते हैं ना उप कप्तान, यानी छोटा, तो ये रूप मान सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो
आपको 2 पार्ट हो, यानी कि 8 ही पार्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 2 हम एडिशनली मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रिटन में कहीं ऐसा है नहीं, हम मान लेते हैं। अन्य वाक्यों को वर्ब के दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉर्मली इसको हम एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। जैसे देखिए, इतने केस में हम बनाते हैं यूज ऑफ, ये हमें पढ़ना है, यूज ऑफ पार्टिसिपल पढ़ना है, यूज ऑफ नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट, यूज ऑफ इन्फिनाइट, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यूज ऑफ प्रिपोजिशन विद नाउन और जीरेंड, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, ये हमें समझना है, बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन। ये हम 7 तरीके से पढ़ेंगे कि 7 तरीके से कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। ये जो 7 तरीके हैं, इन 7 तरीके से हमें पढ़ना है कि कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। अगर वो 2-3 सेंटेंस है, कैसे उसको एक सेंटेंस बनाते हैं अलग अलग तरीके से। 7 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, 7 अलग टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, यूज ऑफ पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या है? देखिए, पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस का अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना। पार्टिसिपल क्रिया से बनता है। पार्टिसिपल किससे बनता है? क्रिया। ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल उसी वर्ड का बन सकता है, शब्द का बन सकता है जो पहले से क्रिया हो, उसी को हम पार्टिसिपल बना सकते हैं। और एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता हो, यानी पार्टिसिपल किसे कहते हैं? जो क्रिया से बना हो, लेकिन वो सेंटेंस में किसका काम कर रहे हो? एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, यानी किसी की विशेषता बताने का काम कर रहा हो क्रिया, लेकिन किसी की विशेषता बताने का काम कर रहा हो, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, फिर हम अभी देखेंगे अभी एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल यह उस कार्य को प्रदर्शित करता है जो जारी है या अपूर्ण है। यानी अगर हम सेंटेंस में एक ऐसा पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं जो है तो वर्ब, लेकिन जब उसको हम एज द क्या यूज़ कर रहे हैं? एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं या एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, तो वो काम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। वो जो एडजेक्टिव है, जो क्रिया है जिसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं या एडवर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से क्या लिखा है? आई सॉ अ लेडी रीडिंग अ बुक। इसमें देखिए दो क्रियाएं देखा जाएगा, सॉ, रीडिंग, है ना? देखना और पढ़ना, ये 2 क्रियाएं हैं। लेकिन इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें मेन सब्जेक्ट क्या, सॉरी मेन वर्ब कौन सा है, तो आप बोलोगे सॉ, देखना मेन है। ठीक है, तो आई सॉ अ लेडी रीडिंग अ बुक। मैंने एक लेडी को देखा जो किताब पढ़ रही थी, यानी किताब जो है वो अभी जारी है। पढ़ना जो है, ये रीडिंग जो है वो जारी है। और इसमें जो रीडिंग है वो क्या है? पार्टिसिपल है। ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल उस वर्ब को कहते हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम नहीं आता है, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम आता है। रीडिंग आपको पता ही है क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम आ रहा है। मैंने एक महिला को एक किताब पढ़ते हुए देखा। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें लगेगा कि जो मेन क्रिया को अगर छोड़ दो तो जो उसका दूसरा सहायक क्रिया है, वो क्या होगा? वो जरूर से जरूर क्या होना चाहिए? वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, या अपूर्ण कह सकते हैं, पूरा नहीं होना चाहिए। गोइंग टू आगरा आई सॉ द ताज। ठीक है, गोइंग टू आगरा आई सॉ द ताज। इसमें देखिए, मैंने ताज देखा कहाँ? गोइंग टू आगरा, आगरा जाते हुए या आगरा जाकर। तो यहाँ मेन आपका है सॉ और गोइंग आपका है एडवर्ब। ठीक है, उपयुक्त धारणों में रीडिंग और गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। नॉर्मली प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कोई क्रिया हो जिसके साथ आईएनजी लगा दो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आईएनजी लगाने से नहीं होता। वो फिर ऐसे बोलेंगे भाई आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें गोइंग जो है वो क्या है? वो पार्टिसिपल है। नहीं, किसी सेंटेंस में अगर पहले से कोई एक मेन वर्ब है, उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा वर्ब मिलता है जिसमें आईएनजी लगा हो, तब आप उसको क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल। जैसे यहाँ पे था कि मेन वर्ब जो आपका था
वो सॉ था, लेकिन सॉ के अलावा भी एक आपको वर्ब मिला, लेकिन इसमें आईएनजी लगा था, और ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये वाला जो रीडिंग है वो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या लिखा है? यह उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो पूर्ण हो चुके हैं, जो पहले से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इसका निर्माण हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ने से होता है। जैसे हम क्या कर रहे थे, गो के साथ सिर्फ गो आईएनजी लगा दे रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पे गो, अगर कोई गो एक पार्टिसिपल है तो उसमें पहले हम हैविंग लगाएंगे, फिर गो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे हैविंग गॉन, ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन ये आगे जो समझ लिया उसके लिए इजी है। जैसे ये देखिए, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल। इसमें मेन काम क्या है? जाना। वेंट मतलब जाना। ठीक है, मेन वर्ब तो वेंट है, लेकिन यहाँ पे एक और आपको वर्ब दिख रहा होगा, फिनिश्ड। बोलोगे फिनिश्ड भी तो एक वर्ब हुआ? नहीं, यहाँ है तो वर्ब, लेकिन यहाँ किस तरीके से प्रयोग हो रहा है? ये प्रयोग हो रहा है एज एन एडजेक्टिव या एडवर्ब। आप चेक कर सकते हो, लिखा है हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करके ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। तो अपना काम उसने पहले ख़त्म किया, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो काम है वो पूरा होना चाहिए, है ना। अपना काम ख़त्म करके ही वेंट टू स्कूल, वो फिर स्कूल गया, ऐसे कह सकते हो। सेकेंड, हैव ही लर्न द हिज लेसन ही वेंट टू प्ले। हैविंग लर्न यानी अपना लेसन पढ़कर या याद करके, ही वेंट टू प्ले, वो खेलने गया। इसमें मेन क्रिया वेंट है, लेकिन इसको जो हेल्प कर रहा है, वो क्रिया जो इसको हेल्प कर रहा है सेंटेंस में, वो लर्नड है, LERNT। और ये जो है ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पार्टिसिपल। और क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसके साथ हैविंग लगा है, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यानी कि हम जो दो अलग अलग सेंटेंस हैं, अगर उसको हम जोड़ के एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी क्रिया पहले हुई थी जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी। जो क्रिया पहले पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी, उसके लिए हम हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, उपयुक्त दोनों वाक्यों में हैविंग फिनिश्ड और हैविंग लर्नड परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, ये तीसरा है और ये पार्टिसिपल का लास्ट है। यह किसी पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है, यानी कोई काम जो पूरी तरीके से हो गया उसको ये प्रदर्शित करता है। यह क्रिया का थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इसको हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं। आप बोलोगे कि सर ये बताइए, इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ था, इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हैविंग लग रहा है, इसमें हैविंग नहीं लग रहा है। एक और क्वेश्चन हो सकता है, इसमें भी साफ साफ लिखा है कि किसी पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है, और यहाँ भी आपने बताया था कि यहाँ भी ये कहाँ पे, यहाँ पे भी ये पूर्ण कार्य को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे ये और ये बोलो कि दोनों सेम है, तो दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया, तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है, परफेक्ट पार्टिसिपल हम तब यूज़ करते हैं जो कोई काम एकदम कंप्लीट हो चुका हो और वो दूसरे काम पे बंदा गया हो। एक काम कंप्लीट फिर दूसरे काम पे गया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि पार्टिसिपल जो होता है वो काम कंप्लीट कर चुका है जो आगे वाले सेंटेंस उससे रिलेटेड है, यानी उससे जुड़ा हुआ है। अगर वो नहीं होगा तो अगला वाला काम नहीं होगा। जैसे ये देखिए, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड द फायर। ठीक से, ड्रेड मतलब डरना, तो एक बर्न चाइल्ड मतलब जला हुआ बच्चा। एक जला हुआ बच्चा किससे? आग से डरता है। तो अगर एक बच्चा जो जला ना हो तो आग से डरेगा कैसे? मतलब नॉर्मली तो यही होता है, आग से हम तब डरते हैं जब हमारे साथ कभी ना कभी हमें आग लगी हो, हाथ में, पैर में, कहीं ना कहीं। तो अब बर्न चाइल्ड, यहाँ पे आप देखो कि बर्न बच्चा जो है, बच्चा जल चुका है। कितना जला है वो छोड़ो, लेकिन वह जल चुका है। फिर क्या लिखा हुआ है? ड्रेड द फायर, अब वो आग से डरता है। यानी एक काम पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि वो रिलेटेड है उसके आगे वाले सेंटेंस से, इसलिए। अभी और क्लियर हो जाएगा आपको जब आप एग्जाम्पल लिखोगे तो।
ये सबसे ईजीएस्ट माना जाता है, सबसे नहीं कह सकते, ईजीएस्ट। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू लर्न पार्टिसिपल। पार्टिसिपल सबसे ईजी जो माना जाता है वो पार्टिसिपल लोग कहते हैं। सबसे टफ है ये परफेक्ट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑन नॉर्मल। ठीक है, क्या लिखा है? ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक, उसने पाया, क्या पाया? अपनी खोई किताब। अब मुझे बताइए ध्यान से, हमने क्या पार्टिसिपल का वो पढ़ा था नियम, कि पार्टिसिपल उन वर्ड को कहते हैं जो होते वर्ब हैं लेकिन वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम आते हैं। तो यहाँ देखिए मेन वर्ब आपका जो कौन है? फाउंड, पाना। पाना मेन वर्ब, छोड़ दो इसको। लॉस्ट मतलब खोना, ये भी तो एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक, उसने पाया अपनी खोई हुई किताब। वो किताब जो खो चुकी है, यानी वो काम खत्म हो चुका है, खोने का काम हो चुका है, अब वो किताब वो पाया है। तो मुझे ये बताओ, अगर किताब खोएगी ही नहीं तो बंदा किताब पाएगा? नहीं। अगर कोई जला ही नहीं तो वो जलने से डरेगा? नहीं। यानी कि पार्टिसिपल का एक कॉमन सेंस ये भी हो सकता है, आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कि जब इसको बना रहे हो, जब दो अलग अलग सेंटेंस को पार्टिसिपल में बना रहे हो, तो आप चेक करिए कोई ये काम पहले ख़त्म हो चुका होगा और उससे ज़रूर न ज़रूर वो दूसरा काम उससे रिलेटेड होगा। यहाँ देखिए, ऊपर देखिए, इसमें देखो कि इसमें ज़रूरी नहीं है काम रिलेटेड हो। जैसे उसने अपने काम ख़त्म करके वो स्कूल गया, ज़रूरी नहीं है कि काम ख़त्म करके लोग स्कूल जाएं, वो सोने भी जा सकता है। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा अगर अंतर पहचानना है कि कैसे आप इसको अंतर पहचानोगे पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो आपको एक एग्जांपल ये है कि पास्ट पार्टिसिपल नॉर्मली जो होता है 99% या 98% जो सेंटेंस इसके बनते हैं और जो वर्ड यूज़ होता है, वो वर्ड ज़रूर अगले वाले जो वर्ब है उस पर इम्पैक्ट करता है। जैसे यहाँ पे साफ साफ कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त उदाहरण में बर्न्ड यानी जो बर्न का थर्ड फॉर्म है, और लॉस्ट यानी जो लॉस का थर्ड फॉर्म है, पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होता है। पार्टिसिपल का प्रयोग क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। सेंटेंस का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कर्ता दिए गए सेंटेंस का कॉमन अर्थात एक ही हो। हम पार्टिसिपल का प्रयोग तभी करेंगे जब दो अलग अलग सेंटेंस के काम करने वाला बंदा एक ही हो। ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल का यूज़ हम तभी करेंगे जब दो, क्या कह सकते हैं, दो अलग सेंटेंस है, तीन सेंटेंस है, चाहे जितने सेंटेंस है, उसमें जो करता है, जो काम कर रहा है वो कॉमन हो, एक ही हो, तभी हम पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जब सिंपल सेंटेंस को देखने से यह स्पष्ट हो कि एक काम दूसरे के बाद हुआ है और आपस में दोनों का संबंध है, और खासकर हम तभी पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे जब हमें लगे कि एक काम खत्म हो गया है फिर दूसरा काम चालू हुआ है, या एक काम का संबंध दूसरे काम से है, तभी हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे दो सेंटेंस को जोड़कर बनाने में। ठीक है। तीसरा, ऐसे वाक्यों में जो काम पहले हुए हैं उन्हें क्रम से उन्हें पार्टिसिपल में बदल दें। यानी जो पहले हुआ है उसे पार्टिसिपल में बदलना होता है, न कि जो सबसे आखिरी में हुआ है। जैसे मैंने अपनी खोई हुई किताब पाई, इसमें आप पाने को पार्टिसिपल नहीं बना सकते हो। कोई चीज़ पाई गई है उसे पार्टिसिपल नहीं बना सकते हो। हाँ, जो पहले खो चुकी है उसे आप पार्टिसिपल बनाओगे। ठीक है। मैं पढ़ाई करके खेलने गया, तो यहाँ जो पढ़ाई करना है वो पहले हुआ है, यानी कि पढ़ाई करने को आप पार्टिसिपल बनाओगे। कौन सा पार्टिसिपल वो देखा जाएगा, लेकिन पढ़ाई करने को आपको पार्टिसिपल बनाना है। फिर खेलने गए ये आपका मेन वर्ब है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, उपयुक्त नियमों को समझने के लिए उदाहरण देखिए। राम रेज द गन, राम ने गन उठाई। ही टुक एम, उसने लक्ष्य साधा। ठीक है। ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मारा। मुझे ये बताइए कि इसमें सबसे आखिरी में कौन सा काम हुआ है? शॉट द टाइगर, जो टाइगर को उसने मारा है। यानी तीसरा काम जो है वो सबसे आखिरी में हुआ है। सबसे पहले गन उठा है, फिर एम बनाया गया, टारगेट बनाया गया, फिर लास्ट में गन मारा गया या शॉट किया गया, यानी बंदूक मारी गई है, गोली मारी गई कह सकते हैं। अब देखिए, इन तीनों उदाहरणों का कर्ता अर्थात राम है। राम ने ही तीनों काम किया है। पहला, यानी कि जो हम रूल बुक पढ़े हैं, ये तीनों पॉइंट देखें यहाँ पे आएगा। पहला कि काम करने वाला एक ही बंदा हो, राम है यहाँ पे। दोनों बार उपयुक्त मतलब प्रयुक्त राम के लिए ही जो आया है वो किसके लिए? राम के लिए आया है। ठीक।
दूसरा, दोनों उदाहरणों को कार्यों को क्रम, पहले बंदूक उठाई फिर निशाना लिया और अंत में मार दिया। ठीक, इन तीनों उदाहरणों को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं हम, यानी कि इसको दो तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। रेजिंग द गन, गन उठाकर, टेकिंग एम, एम बनाकर, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया। ठीक, एक ऐसे बन सकता है कि गन उठाकर, टारगेट बनाकर उसने टाइगर को मार दिया, बाघ को मार दिया। दूसरा, हैविंग रेज द गन, गन उठा के, टेकन एम, उसने एम बनाया, ही शॉट द टाइगर, उसने बाघ को मार दिया। अब बोलोगे यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए जो पहला तरीका बनाने का है उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाया गया है। और दूसरे में अगर आप देखोगे तो क्या है, हैविंग रेज द गन, टेकन एम, ही शॉट द टाइगर। ठीक है, यानी कि इसमें जो है आप साफ साफ लिखा है, पहले उदाहरण में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब आईएनजी का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे में परफेक्ट पार्टिसिपल अर्थात हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यहाँ में आप देख ले रहे हो, क्योंकि हैविंग एक बार यूज हो चुका है इसलिए यहाँ रेज्ड, ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे यहाँ हैविंग क्यों यूज़ नहीं हुआ यहाँ टेकन के पहले, तो क्योंकि एक ही सेंटेंस है इसलिए हैविंग एक बार यूज़ हो गया, तो ये हैविंग रेज्ड के लिए भी काम आ गया और टेकन के लिए भी काम आ गया, दोनों के लिए काम आ गया, अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, दो अलग अलग सेंटेंस, जैसे ही जम्प्ड अप, ही रैन अप, वह कूदा, वो दौड़ गया, तो इसका हो जाएगा जंपिंग अप, कूद कर, ही रैन अवे, वो भाग गया। ध्यान दीजिएगा कर्ता सेम होना चाहिए। सेकंड, वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेल कर थका हुआ था, ही सेट डाउन टू रेस्ट, वो आराम करने लगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखो, यहाँ कोई पर्टिकुलर आपको वो नहीं मिल रहा है, कोई वर्ब नहीं मिल रहा है पर्टिकुलर, तो हम वर्ब को बनाने के लिए, थर्ड फॉर्म में बनाने के लिए बीइंग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, खेल कर थकने पर, ही सेट डाउन टू रेस्ट, वो बैठ गया आराम करने के लिए। ठीक है, नोट, वॉज बी फॉर्म का प्रयोग किया, क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, यानी वॉज जो है वो बी का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए वॉज के लिए बीइंग का प्रयोग किया, यानी जो वॉज लिखा था मैंने जो बताया आपको, ये वॉज हटाकर बीइंग लगा दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ वॉज जो होता है वो बी के फॉर्म, बी वर्ब में आता है, जिसमें इज, ठीक है, एम, आर, ठीक है, वॉज और वर, यानी कि जो पांच जो नॉर्मल आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हो, ठीक है, वो सब बी के कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में आते हैं? बी के, यानी इनके जब इनका प्रयोग हो, ठीक है, तो आप उसको बीइंग के रूप में बना सकते हो पार्टिसिपल बनाते हुए। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आपको आईएनजी जोड़ना है, तो वॉजिंग आप करोगे नहीं, और टायर्ड ऑफ क्रिया है नहीं, टायर्ड ऑफ एक तरीके से एक रिजल्ट है बोल सकते हो, या क्रिया के रूप में हम यहाँ यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, तो हम पार्टिसिपल यानी एडवर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड वाला, आई सॉ अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटा बालक देखा, ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज मदर। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आई यूज़ हुआ है, और अभी आपने बताया कि सेंटेंस में हम उन्हीं सेंटेंस का पार्टिसिपल बना सकते हैं जो सेम आदमी ने बना कर रहा हो या सेम कोई कर्ता कर रहा हो। तो यहाँ देखिए हम बनाएंगे इन दोनों का पार्टिसिपल, जो ऊपर बचा हुआ है उसका नहीं, इन दोनों को बनाएंगे। इन दोनों को काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है, यानी कि इसका हम पार्टिसिपल बना सकते हैं। आई सॉ अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटे बच्चे को देखा, वीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर, जो रो रहा था और अपनी माँ को देख रहा था, मतलब अपनी माँ को खोज रहा था, कह सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो। अगर आपको थोड़ी डाउट हो रहा है सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो मैंने सेंटेंस का ही वीडियो बनाया है, वो जाकर पहले देखें, समझें, फिर आप यहाँ पे आए। सिंथेसिस वही बंदे यहाँ पे पढ़ें, समझें जिन्होंने सेंटेंस एटलीस्ट 50% 60% जिन्हें आता है सेंटेंस बनाना, नॉर्मल सेंटेंस बनाने जिन्हें आता हो। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला एग्जाम्पल, रमेश सॉ द टीचर, रमेश ने
शिक्षक को देखा, ही फ्लूड अवे, वो भाग गया। हम लोग भी एक पहले करते थे कि अगर कोई गुस्से वाला टीचर है और मार्केट में देख लिए तो हम लोग क्या करते थे, फट से भाग जाते थे कि भागो भागो सर आ गए। सीइंग द टीचर्स, टीचर को देखकर रमेश फ्लूड अवे, रमेश भाग गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉ पहले हुआ है, देखा पहले गया है, भागा बाद में गया है। तो जो भागने क्रिया बाद में हुई है उसे हमने नॉर्मल बना दिया है, और देखा पहले गया है इसलिए उसको हमने क्या किया, उसको हम सीइंग लगाकर बना दिया। ठीक है, अब चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सरिता टुक हर फूड, सरिता ने उसका खाना लिया। सरिता वेंट टू स्कूल, सरिता स्कूल गई। अलग अलग मतलब अलग अलग सेंटेंस से एक ही कर्ता ने किया है। हैविंग टेकन हर फूड, खाना खाकर सरिता वेंट टू स्कूल, सरिता स्कूल गई, ऐसे बना सकते हो। ठीक। सेकेंड, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म किया। आई शट द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम खत्म करके, समाप्त करके, आई शट द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली करके, जो ये करके आता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हिंदी में यूज़ होता है। तो आप एक थोड़ा सा ट्रिक ये अपना सकते हो कि जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करते वक्त करके आ रहा है तो समझ लीजिए बहुत मैक्सिमम चांस है कि वो सेंटेंस जो होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल से बना होगा। पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं। ठीक, जैसे लिखा है, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, पास्ट पार्टिसिपल में आप देखोगे एक क्रिया दूसरी क्रिया से डायरेक्ट रिलेशन रखता होगा। जैसे यहाँ देखिए, आई फाउंड माई पर्स, मैंने पर्स पाया। द पर्स वॉज लॉस्ट, वो पर्स खो गया था। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पा लिया। तो खोया पहले, पाया गया बाद में। तो माई लॉस्ट पर्स समझ में आ गया आपको, लॉस्ट क्यों यूज हुआ है। सेकेंड, आई सॉ अ सोल्जर, ही वॉज wounded, मैंने wounded मतलब था घायल, तो मैंने एक सोल्जर को देखा जो घायल था। ठीक है, तो आई सॉ अ wounded सोल्जर, मैंने एक घायल सैनिक को देखा। ठीक, यहाँ कैसे बनेगा, टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट। ठीक है, मतलब घूम कर, कहाँ, लेफ्ट घूम कर तुम पोस्ट ऑफिस पाओगे। तो उसका क्या बनेगा, टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, ऐसे बनेगा। बाकी सब आप अपने बनाइएगा, कोई डाउट परेशानी होगा तो मुझे एक्सरसाइज नंबर, ध्यान दीजिए कैसे लिखोगे, एक्सरसाइज नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन है। जैसे ये नहीं बस एक्सरसाइज नंबर 1 का 1 क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो 1 महीने बाद देख रहे हो, 2 महीने बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे याद तो रहेगा नहीं कि किस एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन था। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप कल को कोई क्वेश्चन पूछते हो एक्सरसाइज को लेकर तो आप पूछिएगा एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, और साथ में वो क्वेश्चन लिख दीजिएगा मुझे कि ये क्वेश्चन है, इसको आपको ये करना है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा क्लियरफाई हो पाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है वो समझते हैं। चलिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहा जाता है जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, यानी उस सब्जेक्ट को कहा जाता है जो स्वतंत्र होता है, जिसके मतलब जो सेंटेंस से अलग हो, या ऐसे कह सकते हो जिस पे किसी का प्रेशर ना हो। जैसे आई फाउंड, मैंने पाया खोया हुआ पेन। तो भाई आप तब तक कुछ नहीं पाओगे जब तक कुछ खोया ही ना हो। तो यहाँ फाउंड जो था लॉस्ट पे डिपेंड था, यानी जब तक कोई चीज़ खोएगी नहीं तो आप पाओ कैसे। ठीक वैसे यहाँ मतलब है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उसे कहते हैं, उस कर्ता को कहते हैं, उस सब्जेक्ट को कहते हैं, या उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्वतंत्र हो, जिसमें वाक्य का कोई प्रेशर ना हो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, जब दो वाक्यों के कर्ता भिन्न भिन्न अर्थात कॉमन ना हो। यानी जैसा ऊपर आपने पढ़ा, पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब कर्ता सेम हो, और यहाँ पे कर्ता सेम नहीं है तब हम मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं।
उन दोनों वाक्यों में कैजुअल रिलेशन कारण उसके परिणाम का संबंध हो, जहाँ पर कोई ये सब्जेक्ट यानी कोई कर्ता कॉमन ना हो। यहाँ पे क्या हो, जो वो दो सेंटेंस में काम हुए हैं वो देखोगे उसका कोई कारण या उसका जो परिणाम है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, तभी उन सेंटेंस को बना सकते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। जैसे द सन रोज वी लेफ्ट द बेड, ध्यान दीजिएगा ये इसमें सब्जेक्ट द सन है और इसमें वी है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। द सन रोज, सूरज उगा या निकला, ठीक है। वी वेंट द बेड, हम कहाँ गए, सॉरी वी लेफ्ट द बेड, हमने बेड छोड़ा अर्थात हम बिस्तर से उठ गए। यानी कि देखा जाए तो इसका जो परिणाम है उस परिणाम के बाद ये लोग उठे, है ना। यानी ये देखा जाए तो परिणाम इस पे डिपेंड करता है, पहला वाले सेंटेंस का जो प्रभाव है दूसरे वाले सेंटेंस पे पड़ रहा है, ठीक, यही मतलब है। द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड, इसका क्या बनेगा, द सन हैविंग राइजन यानी द सूर्य जो उग चुका है, उग गया है, उसके बाद हम बेड पे निकले। उपयुक्त वाक्य में सूर्य का निकलना कारण माना गया है, यानी ये जो काम हुआ है ये काम क्यों हुआ है, क्योंकि सूरज उग गया है इसलिए वो लोग बेड से उठ गए। तो यहाँ उपयुक्त वाक्य में सूर्य का निकलना कारण माना गया है, हम लोगों द्वारा बिस्तर छोड़ना उसका परिणाम है। यानी कारण क्या है, सूर्य का निकलना, और उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये आया कि लोग उठ गए बेड से अपने। अतः रोज का पार्टिसिपल का रूप देकर उसे पहले उसका कर्ता रखा गया है, उस बाद वाले वाक्य को उसका कारण बनाकर रखा गया है। यानी इसका ऐसे समझिए कि इस वाले सेंटेंस को पार्टिसिपल के रूप में हैविंग राइजन लगा तो ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि इसको हमने कारण बनाया है, किसको, राइजन तक वाले को, इसको हमने इस सेंटेंस को कारण बनाया है और इस सेंटेंस को इसका रिजल्ट बनाया है, और दोनों को मिला करके बना दिया कि भाई देखो ये कारण था, उसका रिजल्ट ये आया है। इसको हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, जहां हम एक सेंटेंस को कारण दिखा सकते हैं और दूसरे का सेंटेंस को उसका परिणाम दिखा सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, द किंग डाइड, हिज अर्लीस्ट सन केम टू द थ्रोन, इसका मतलब क्या है, भाई राजा मरा, ये एक कारण था। इस कारण जो उसका सबसे एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा लड़का था वो क्या हुआ, थ्रोन यानी वो उस राजगद्दी पे आया। यानी अगर ये हुआ नहीं होता, राजा मरा नहीं होता, तो उसका सबसे बड़ा बेटा राजगद्दी पे आया नहीं होता, ठीक है। तो देख सकते हो ये कारण है और ये उसका रिजल्ट है, ठीक है, ये रीज़न है और ये उसका रिजल्ट है, ऐसे समझिए। द किंग हैविंग डाइड, तो इसको ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैविंग का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर जो सेंटेंस लिखा है उसको सेकंड वाला उसको नॉर्मली हल्का फुल्का चेंज करेंगे, अदरवाइज अगर चेंज करने लायक रहेगा तो, अदरवाइज वही छाप देंगे। हैव द किंग हैविंग डाइड, राजा के मरने पर, हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था वो क्या हुआ, राजा बन गया या वो राजगद्दी पे आ गया। सेकेंड, द टीचर वॉज एबसेंट, टीचर एबसेंट था। द बॉयज़ लेफ्ट द क्लास, लड़कों ने क्लास छोड़ दी यानी कक्षा छोड़ दी। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे कि जो टीचर है वो एबसेंट है, वो उपस्थित नहीं है, इस कारण, ये कारण है, देखो रीज़न ये है और परिणाम ये है। अगर टीचर होते प्रेजेंट तो बच्चे लेफ्ट नहीं करते हैं क्लास को, कक्षा को लेफ्ट नहीं करते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है मेरी बात। द टीचर बीइंग एब्सेंट, अब यहाँ बोलोगे यहाँ बीइंग क्यों आया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए ये क्या है, इसमें डाइड डायरेक्ट यूज़ हुआ है, डाइड, ठीक है, जबकि यहाँ पे वॉज है। तो वॉज यहाँ पे मेन क्रिया वॉज है, तो जैसा पहले आपने पढ़ा था जहाँ पे मेन क्रिया वॉज इज एम आर होता है, वहाँ पे हम जब उसको बदलते हैं तो हम उसको हैविंग नहीं बदलेंगे, हम उसको क्या बना देंगे, बीइंग बना देंगे। क्या बना देंगे, बीइंग। तो द टीचर बीइंग एब्सेंट द बॉयज लेफ्ट द क्लास, ठीक। द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लेड, ठीक है, यानी कप्तान मारा गया और आर्मी भाग गई, ठीक है। तो आर्मी कब भागी, जब कप्तान मारा गया, तो कप्तान मारा गया ये रीज़न है और आर्मी भाग गई ये उसका परिणाम है, ठीक।
द कैप्टन हैविंग बीन कील्ड द आर्मी फ्लेड। कप्तान के मरने पर, कप्तान के मारे जाने पर कह सकते हो, कप्तान के मारे जाने पर आर्मी भाग गई। ये हम एक सेंटेंस से बनाकर दिखा दिया आपको। इसको कैसे और थोड़ा और क्लियर कैसे समझते हैं, देखिए हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। उदाहरण एक में आप देखिए, मतलब वन में मैंने दिखा दिया पहले ही आपको। यदि वाक्य में इज एम आर, जो मैंने ये पांचों बताया था, अगर ये है तो उसमें हम बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग, ये भी मैंने बता दिया। सब्जेक्ट के साथ हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, यानी जब, यह देखिए आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए ये जो कैप्टन वॉज किल्ड, ये कप्तान मारा गया है, ये पैसिव वॉइस में पहले से ही लिखा हुआ है। जब हम किसी पैसिव वॉइस का अगर हम पार्टिसिपल में या एब्सोल्यूट, उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाते हैं, तो हम इसको भी पार्टिसिपल मतलब पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे, लेकिन हैविंग लगाकर बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे बीन ऐड हो गया है। ठीक है, यही कारण है। सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं, ये भी मैं बताऊंगा नहीं पूरा। द मदर डाइड, द चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल। ठीक है, द मदर हैविंग डाइड, द चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल, जैसे कि ये वाला बना था, राजा वाला, आप चेक कर सकते हो। ठीक वैसे बनाना है। ठीक, बाकी सब आप बनाइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यूज ऑफ इन्फिनेटिव, नॉर्मली आपने पार्टिसिपल का नाम सुना होगा, आपने इन्फिनेटिव का नाम भी सुना होगा। चलिए आप इन्फिनेटिव को भी समझते हैं, जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इसका काम क्या होता है। कुछ सिमिलर जैसे कि आपका पार्टिसिपल होता है वैसा ही होता है, लेकिन उसका प्रयोग करने का तरीका अलग होता है। ठीक, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं टू प्लस वर प्लस फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ कैसे करते हैं? टू लगा कर, टू गो, ठीक है, टू गो, टू प्ले, टू क्या कह सकते हैं, टू डांस। ठीक है, तो आप देख सकते हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो यूज हो रहा है उसके साथ टू का प्रयोग होता है, तब उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये भी वही काम करता है। ये ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में कोई एक मेन वर्ब होगा, उसके बाद ही ये आता है। एडजेक्टिव एडवर्ब की जैसे होता है, जैसे क्रिया के प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। इसका अर्थात ना ने नी होता है। जैसे डांस करने, वो डांस करने गया, ही वेंट टू डांस, वो गया डांस करने गया। ठीक है, करने ने आया, ठीक है, ना भी वैसे आएगा, नी भी वैसे आ सकता है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। प्रयोग, जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करे उसे हम टू लगाया जाता है, जिसमें हमें लगे कि भाई कोई कारण है, कोई उद्देश्य है इसको करने का, तो हम टू लगाते हैं। जैसे आई हैव अ डॉग, इट्स गार्ड माई हाउस। ठीक है, मेरे पास कुत्ता है जो क्या करता है? गार्ड करता है, रखवाली करता है घर की। तो इसको बोल सकते हैं आई हैव अ डॉग टू गार्ड माई हाउस। मेरे पास कुत्ता है घर की रखवाली करने के लिए, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। ही वेंट टू आगरा, ही वॉन्टेड टू सी द ताज, इसको कैसे बनाओगे? ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ये बहुत ईजी है, अगर इन्फिनेटिव अगर समझ लोगे तो। पार्टिसिपल आप अगर समझे तो और अच्छी बात है। इन्फिनेटिव नॉर्मली अच्छे लोग, मतलब एक कॉमन जो हल्का फुल्का सेंटेंस बनाना जानता हो 40% 30%, वो भी इन्फिनेटिव नॉर्मली बना लेता है। 10 में से 5-6 तो बना ही लेगा वो। ठीक, क्या लिखा है? उपयुक्त वाक्यों के उदाहरण संख्या 1, मैं मेरे पास, पहला मेरे पास कुत्ता है, उसका उद्देश्य घर की रखवाली करना है, अर्थात गार्ड के पहले टू का प्रयोग करके इन्फिनेटिव रूप में बदल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एक अलग सेंटेंस था, ये अलग सेंटेंस था, समझें? फिर देखिए, फिर क्या लिखा है? इस प्रकार दूसरे वाक्य में आगरा जाने का उद्देश्य ताज देखना है। उद्देश्य क्या है? आगरा आप क्यों गए हो? क्योंकि आपको ताज देखना है, टू सी द ताज। तो कारण क्या है? ये परिणाम आपका ये है। तो जो कारण होगा उसी में हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। अतः सी क्रिया से पहले टू पहले से ही लगा है, इसलिए टू सी द ताज को पहले वाक्य में जोड़ा जाएगा। वही जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जुड़ते जाएगा। अगर किसी वर्ब में पहले से टू जड़ा है तो हम 2 बार टू नहीं लिखेंगे, हम उसी टू को मानकर आगे बढ़ जाएंगे, उसको ही इन्फिनेटिव बना देंगे। आगे चलते हैं।
यहाँ देखिए उदाहरण है, ही हैज़ 3 डॉटर, उसके पास 3 बेटियां हैं। ही मस्ट गेट देम मैरिड, वह उन सबकी शादी जरूर कराना चाहेगा या कराएगा। ठीक है, क्या लिखा है, ही हैज़ 3 डॉटर टू गेट मैरिड, टू गेट मैरिड ध्यान दीजिएगा, शादी करने के लिए, उसके पास 3 बेटियां हैं शादी करने के लिए। तो जो सेंटेंस का कारण है वो ये शादी करने की बात हो रही है। 3 डॉटर तो हैं लेकिन शादी करने की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ टू गेट को क्या मान लेंगे, टू गेट को एज एन इन्फिनेटिव मान लेंगे। ठीक, ये अगर फिर से मैं समझा रहा हूँ, इसमें मेन है आपका हैज़ को हम मेन वर्ब मानेंगे। आप इसको क्या कहते हैं, इसको एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मेन वर्ब आपका हैज़ है और टू गेट आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर, यही पूरा हमने देखा था। अब आगे चल रहे हैं हम। ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। ठीक है, मतलब उसके पास बड़ी फैमिली है और उसे उसको कुछ प्रोवाइड करना है, यानी कुछ सबको कुछ देना पड़ेगा उसे। तो उसके पास बड़ी फैमिली है, टू प्रोवाइड फॉर, उसके पास बड़ी फैमिली है कुछ देने के लिए, कुछ भी देने के लिए उसकी बड़ी फैमिली है, इसका मतलब ये है। ही वेंट टू दिल्ली, ही वॉन्टेड टू गेट अ जॉब देयर, इसका क्या हो जाएगा, ही वेंट टू दिल्ली टू गेट अ जॉब। तो वो दिल्ली क्यों गया, मतलब ये जो परिणाम हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि उसको एक जॉब चाहिए थी। तो ये दिल्ली वो क्यों गया, क्योंकि उसको एक जॉब चाहिए थी। तो ये कारण है, जो कारण, ये देखिए ये प्रोवाइड फॉर, ये गेट मैरिड, ये कारण है। और कारण जो अगर आपको सेंटेंस में जो कारण लगे, जो सेंटेंस आपको लगे इसके कारण वो वाला सेंटेंस हुआ है, जैसे 2 सेंटेंस होगा तो एक सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, दूसरे का परिणाम होगा, रिजल्ट होगा। और पहला वाला या दूसरा वाला कोई भी कारण हो सकता है, जरूरी ना हो। ये मत समझिएगा कि पहला वाला ही हम उसको काट के बनाते हैं, नहीं, दूसरे को भी हम मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, पहले को भी। डिपेंड करता है कौन क्रिया बाद में हुई है या किसका परिणाम बाद में हुआ है। जैसे दिल्ली वो जाना चाह रहा था, अगर हम यहाँ देखिए वो दिल्ली जाना चाह रहा था, या वो जॉब करना चाह रहा था। तो दिल्ली जाकर जॉब करना चाह रहा था, कारण क्या है, जॉब करना। और इसका रिजल्ट ये क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो कहाँ गया, दिल्ली गया। परिणाम ये हुआ कि वो दिल्ली गया। चौथा, ही विल वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करेगा। ही वॉन्ट्स टू स्टैंड फर्स्ट, वो पहले खड़ा होना चाहता है, अर्थात वो अपने बल पर, अपने पैसों के बल पर वो खड़ा होना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ वो कठिन परिश्रम करेगा, ये रिजल्ट है, ये परिणाम है, मतलब ये उसका परिणाम है उस शब्द का, उस वाक्य का। टू स्टैंड फर्स्ट, ठीक से खड़े होने के लिए, यानी कि आर्थिक रूप से खड़े होने के लिए वह क्या करेगा, कठिन परिश्रम करेगा। समझ में आ गया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जब कोई काम निश्चित सीमा से अधिक पाया जाए तो शब्द वेरी के स्थान पर टू लगाकर इन्फिनेटिव प्रयोग करते हैं। जब आपको लगे कोई काम बहुत ज़्यादा उसको दिखाया जा रहा है तो हम उसको वेरी हटाकर टू लगाते हैं। और एक बार आप इसको पढ़ोगे उल्टा, एक बार आप इसको लिखोगे वेरी से टू बनाना और एक बार टू से वेरी बनाना। ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट रन फास्ट, तुम बहुत वीक हो और तुम तेज नहीं दौड़ सकते, या इसका मतलब ये है, अर्थात कारण ये है, कारण है वेरी वीक, और इस कारण वो दौड़ नहीं सकता, यानी परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, वो रीज़न क्या है, वो वीक है, वेरी वीक है और इसलिए वो दौड़ नहीं सकता, रिजल्ट ये है। तो इसका क्या बन जाएगा, यू आर टू वीक, हम वेरी को टू में बदल देंगे, किसे बदल देंगे, टू, डबल टी ओ। इसका नॉर्मली यूज़ करते हैं नेगेटिव में, किस सेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं। सेंस में मतलब उसका अगर मतलब निकालें, नॉर्मली टू का मतलब होता है ये वाला टू का, कि वो क्या है, नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, यू आर टू वीक टू रन, टू फास्ट टू रन, या टू रन फास्ट, जो भी। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम वेरी टायर्ड, आई कैन नॉट रन, तो हो जाएगा आई एम टू टायर्ड टू रन। ठीक है, तो ये आप अपने तरीके से, इनोवेटिव तरीके से अलग अलग सेंटेंस बनाकर हल्का फुल्का चेंज बना कर सकते हो। जैसे
यू आर वेरी फैट, यू कैन नॉट रन फास्ट, तो क्या हो जाएगा, यू आर टू फैट टू रन फास्ट, तुम बहुत मोटे हो दौड़ने के लिए, अर्थात तुम दौड़ नहीं सकते। सेकेंड, ही वॉज वेरी फैट, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, वो ठीक से नहीं बैठ सकता, वो बहुत मोटा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने देखा होगा तारक मेहता का शो आता है, उसमें जो डॉक्टर हाथी हैं वो कितने मोटे थे, मतलब हैं, ठीक है, कैरेक्टर बदल गया है, मतलब वो व्यक्ति बदल गया है, लेकिन देख दोनों मोटे ही हैं। आप कोई और मूवी देखते हो जहाँ कोई मोटा बहुत मोटा है, उसको बैठने में दिक्कत होती है, तो वो यहाँ पे मतलब यही है। ही वॉज वेरी फैट, वो बहुत मोटा था। ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, वो ठीक से नहीं बैठ सकता था, तो उसको कैसे बोलेंगे, ही वॉज टू फैट, वो बहुत मोटा था बैठने के लिए, अर्थात वो बैठ नहीं पाता था, उसको बैठने में दिक्कत होती थी। नोट, इन उदाहरणों में टू रन तथा टू विजिट दोनों इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग है, यानी कि आपने ये देखिए टू रन और टू सिट, इसको हम इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किए हुए हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा अलग बनाते हैं, लेकिन ये भी दिमाग रखिएगा, यहाँ आपको क्रिया जो है वो यहाँ पे मिलेगी, लेकिन इसको हम एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ना कि एज एन मतलब एज अ मेन वर्ब की तरफ, ठीक है। यहाँ आप इसको रन जो लिखा है यहाँ पे वो मेन वर्ब है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर है टू रन, ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है। ठीक वैसे ही सिट मतलब बैठना, ये मेन वर्ब है, लेकिन जब इसको हम टू सिट लगाकर और इस तरीके से बना रहे हैं तो यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है। ये तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके बाद ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब हम अगला वीडियो जब बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 अभी आपको सिंथेसिस का और डिटेल में बताना है, पार्ट 2 बताएंगे। अगर मुझे लगेगा कि पार्ट 2 से भी काम नहीं चल पा रहा है, पार्ट 3 पे भी जाएंगे, और जो भी मेरे मतलब सिंथेसिस का जो भी लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं इसका PDF डाल दूंगा, ठीक है, जहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड करके लिंक पे देख सकते हो। लेकिन पहले पार्ट पे नहीं डाल रहा हूँ मैं, जो आखिरी पार्ट होगा सिंथेसिस का, वहाँ में इस वीडियो का जो चैप्टर आप पढ़ रहे मेरे इससे वीडियो से, उसका आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन, फिर आपको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक्सरसाइज 3 क्या है, ही वेंट टू आगरा, ही वॉन्टेड टू सी द ताज, क्या हो जाएगा, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, यहाँ ही वॉन्टेड कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ही ऐसे समझिए, ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा ही वॉन्टेड टू, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ठीक है। ऐसे बाकी सब बनाइए, कहीं डाउट परेशानी हो आप मुझसे पूछिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, आप एक्सरसाइज नंबर लिखिए, पहले आप लिखोगे कि भैया इस टॉपिक यानी इन्फिनेटिव का ये टॉपिक है, उसका एक्सरसाइज नंबर 3 है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 मुझे नहीं आ रहा है जिसमें ये करना है, और मुझे ये नहीं आ रहा है, थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप 1 महीने बाद देख रहे हो, और इस 1 महीने बाद आप जब कमेंट डालोगे तो मुझे ठीक से मतलब उस समय याद तो रहेगा नहीं ना हर लाइन कि मैंने क्या पढ़ाया था वीडियो में, एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन बंदा पूछ रहा है, किस एक्सरसाइज से पूछ रहा है, तो उस समय मुझे इतना याद नहीं रहेगा। इसलिए प्लीज़ ज़रूर मेंशन कर दें कि एक्सरसाइज नंबर 3 ये क्वेश्चन है, ये ऐसा आप वीडियो का टाइमिंग भी डाल सकते हो कि इस वीडियो के टाइमिंग में मैंने ये बात बताई थी, ऐसा मतलब कि ये क्वेश्चन मैं बता रहा था, ये आपको डाउट है, आप उस वीडियो की टाइमिंग भी डाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट जो वीडियो बढ़ेगी उसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, ये पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है कैसा है, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में। होप आपको वीडियो समझ में आई है तो ज़रूर वीडियो के मतलब इस चैनल के और भी वीडियोस देखें, वो अगर आपको समझ में आता है ग्रामर का तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ग्रामर की और बेसिक नॉलेज बढ़े, ठीक। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।